नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। कल एलटी ग्रेड का विज्ञापन आपने देखा, आपकी खुशी 4 गुनी बढ़ जानी चाहिए। अच्छे खासे पद हैं। जो साथी डीएसएसबी देने जा रहे हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम 125 प्रश्नों को पढ़ेंगे। लगातार बने रहिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतरीन प्रश्नों का संकलन मिलेगा। और अगर आप एलटी ग्रेड का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट संस्कृत से अवश्य होना चाहिए। अगर आर्ट से हैं तो ठीक है, अगर साइंस वर्ग से रहे हैं तो सिंगल सब्जेक्ट के रूप में अगर आपने इंटरमीडिएट संस्कृत से किया है तो बिल्कुल आप फॉर्म भरें और अच्छे से तैयारी करें। जीएस के 40 प्रश्न प्रीलिम्स में आएंगे, उसके लिए आपको सिर्फ पढ़ना है। स्रोत हम आपको बता देंगे। बाकी हिंदी का जो तनाव है, टेंशन है, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। कोई भी प्रश्न एलटी ग्रेड का बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग हम करवाएंगे आपको। महज 2 महीने में आप पारंगत हो जाएंगे मेंस के लिए, तो तनाव नहीं लेना है बिल्कुल। जो साथी एलटी ग्रेड के लिए पात्र हैं, पात्रता के लिए जो प्रोफार्मा है वो मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया है। जो साथी नए हैं टेलीग्राम से जुड़कर उसको एक बार अवश्य पढ़ लें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एकांकी में जीवन या समाज के एक ही खंड या घटना का प्रभावशाली ढंग से अंकन होता है। एकांकी में जीवन या समाज के एक ही खंड, एकांकी का मतलब ही है एक अंक। हाँ, तो एक ही खंड या घटना का प्रभावशाली ढंग से अंकन होता है। एकांकी की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? जयशंकर प्रसाद, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर वासुदेव सिंह, सोमनाथ गुप्त। तो डॉक्टर वासुदेव सिंह की ये परिभाषा है। और प्रभावशाली ढंग से अंकन, ऐसा कुछ मतलब कीवर्ड रख लीजिएगा ताकि अगर परीक्षा में परिभाषा पूछी जाए। वासुदेव सिंह कैसे हैं? प्रभावशाली हैं। एकांकी की परिभाषा में ऐसा कुछ आप बना लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक जीवन की धुरी बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। राजनीतिक जीवन की धुरी बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? कालिदास, विलोम, मल्लिका, प्रियंगु मंजरी। तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है, प्रियंगु मंजरी का ये कथन है। तीसरा प्रश्न है, अशोक सिंघानिया, जगमोहन, बिन्नी आदि किस नाटक के पात्र हैं? अशोक सिंघानिया, जगमोहन, बिन्नी आदि किस नाटक के पात्र हैं? आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश का है, इसी के सब पात्र हैं। चौथा प्रश्न है, सत्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, निर्लज्जता आदि पात्र किस नाटक से संबंधित हैं? सत्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, निर्लज्जता आदि पात्र किस नाटक से संबंधित हैं? नीलदेवी, अम्बपाली, भारत दुर्दशा, पाप और प्रकाश। तो भारतेंदु का नाटक भारत दुर्दशा के ये सभी पात्र हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, एक ही कब्र में आदिमयुग, बड़े आदमी की मृत्यु, विष की पुड़िया, प्रथम विवाह, नकली और असली, बीमार का इलाज आदि एकांकियों के रचनाकार हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये एकांकी, इनकी विधा क्या है? ये जो इतनी रचनाएं हैं इनकी विधा क्या है? तो ये एकांकी हैं। और उसके बाद इनके रचनाकार कौन हैं? तो विनोद रस्तोगी, राजपूत मलिक, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क। ते उदय शंकर भट्ट की एकांकियां हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही कब्र में आदिम युग, बड़े आदमी की मृत्यु, विष की पुड़िया, प्रथम विवाह, नकली और असली, बीमार का इलाज आदि एकांकियों के रचनाकार
उदय शंकर भट्ट हैं। छठा प्रश्न है, प्रेमा राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद, उमाशंकर बाबू, नौकर आदि किस एकांकी के पात्र हैं? प्रेमा, राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद, उमाशंकर बाबू, नौकर आदि किस एकांकी के पात्र हैं? बुझता दीपक, बहुत बड़ा सवाल, सबसे बड़ा आदमी, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी किसका है? जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है, जगदीश चंद्र माथुर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार आदि निबंधों के रचनाकार हैं। प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार आदि निबंधों के रचनाकार हैं गोविंद नारायण मिश्र है। बी ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न है, जीवन यात्रा, कवि और काव्य, साहित्य की संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी, वृत्त और विकास, साकल्य आदि निबंधों के रचनाकार कौन हैं? शांतिप्रिय द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, हरिशंकर शर्मा, वियोगी हरि। तो शांतिप्रिय द्विवेदी के ये सभी निबंध हैं। ए ऑप्शन सही है। नौवां प्रश्न है, सफाई गंदा काम है, सफाई गंदा काम है नामक निबंध के रचनाकार हैं। सफाई गंदा काम है नामक निबंध के रचनाकार हैं असगर वजाहत। विधा याद रखिएगा, विधा जो बहुत जरूरी है, सीधे पूछ ली जाएगी तो दिक्कत होती है। निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके आत्मकथाकारों के संबंध में सुमेलित विकल्प नहीं है। निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके आत्मकथाकारों के संबंध में सुमेलित विकल्प नहीं है। आत्मकथा राम प्रसाद बिस्मिल, आत्मकथा लाला लाजपत राय, आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आत्मकथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी के नाम से लिखा, जिसे टुवर्ड्स फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। तो ये असंगत है। बाकी तीनों लोगों ने अपनी आत्मकथा को आत्मकथा के ही नाम से लिखा है। असुमेलित विकल्प का चयन करें। 11वां प्रश्न है, असुमेलित विकल्प का चयन करें। नाच मेरी बुलबुल, देवेंद्र सत्यार्थी, आत्मनिरीक्षण, सेठ गोविंदास, जलती हुई नदी, कमलेश्वर, मेरी जीवनधारा, अमृतलाल नागर। तो यहाँ पर असुमेलित क्या है? अमृतलाल नागर की जो आत्मकथा है वो टुकड़े टुकड़े दास्तान के नाम से है, मेरी जीवनधारा के नाम से नहीं। तो ये टुकड़े टुकड़े दास्तान। और मेरी जीवनधारा के नाम से अमृतलाल नागर की आत्मकथा नहीं है। जलती हुई नदी कमलेश्वर का कहानी संग्रह है। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंदास की आत्मकथा है। देवेंद्र सत्यार्थी की नाच मेरी बुलबुल, इनकी आत्मकथा चांद सूरज के बीरन का एक खंड है, एक मतलब भाग का नाम है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, असुमेलित विकल्प का चयन करें। असुमेलित विकल्प का चयन करें। जमाने में हम, निर्मला जैन, आरोह अवरोह, सुषमा बेदी, हाशिए की इबारतें, कुसुम अंसल, निर्वासन, तस्लीमा नसरीन। हाशिए की इबारतें किसकी है? चंद्रकांता की है। निर्वासन तस्लीमा नसरीन की जो 7 भागों में उनकी आत्मकथा है उनमें से एक भाग है निर्वासन। 13वां प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर ने जिन्होंने जीना जाना नामक जीवनी में कुल कितने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का चरित्र लेख प्रस्तुत किया है? जगदीश चंद्र माथुर ने जिन्होंने जीना जाना नामक जीवनी में
ध्यान रहे विधा इसकी जीवनी है। कुल कितने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का चरित्र लेख प्रस्तुत किया है? 14, 16, 12, 10। तो 12 लोगों का व्यक्तित्व यहाँ पर प्रस्तुत किया है। सी ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न है, चरवाहा, घास वाली, मीरा नाची रे आदि रेखा चित्र। चरवाहा, घास वाली, मीरा नाची रे आदि रेखा चित्र राम रक्ष बेनीपुरी के किस संकलन में संकलित है? गेहूं और गुलाब में। 15वां प्रश्न है, संस्मरण रेखा चित्र, संस्मरण रेखा चित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। यह कथन किस विद्वान का है? संस्मरण रेखा चित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना अत्यंत कठिन है। यह कथन किस विद्वान का है? पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, कैलाश चंद्र जोशी। तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी जी का कथन है। सी ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न है, देश के रूढ़िवादी का खंडन करना और महंतों, पंडे, पुरोहितों की लीला प्रकट करना, यह कथन रामविलास शर्मा जी ने किसके संबंध में कहा है? कबीरदास जी के संबंध में, सिद्धों और नाथों के बारे में, निराला जी के संबंध में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में। कथन क्या है? देश के रूढ़िवादी का खंडन करना और महंतों, पंडे, पुरोहितों की लीला प्रकट करना, यह कथन रामविलास शर्मा जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संबंध में कहा है। डी ऑप्शन सही है। अगर आपने भारतेंदु जी की कुछ रचनाएं, 5 से 7 रचनाएं भी अगर पढ़ी होंगी तो आप उनके चरित्र को पहचान गए होंगे और बिल्कुल इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। 17वां प्रश्न है, प्यू चित्तौड़ न आवियु सावण पहली तीज, जो वै बाट विरहिणी खिण खिण आड़वो खींच, किस ग्रंथ से संबंधित है? खुमाण रासों से संबंधित है। डी ऑप्शन सही है। पंक्तियां याद रखनी है, खुमाण रासों नहीं पढ़ना है। 18वां प्रश्न है, सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। असुरों के ग्रह में जाने से लक्ष्मी घर्षित नहीं होती। चींटियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती। चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। कथन किसका है? सियारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। असुरों के ग्रह में जाने से लक्ष्मी घर्षित नहीं होती। चींटियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती। चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। कथन किसका है? नगेंद्र बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। डी ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्वान गोरखनाथ का समय 11वीं सदी मानता है? इनमें से कौन सा विद्वान गोरखनाथ का समय 11वीं सदी मानता है? राहुल शंकराचार्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इन्होंने गोरखनाथ का समय 11वीं सदी माना है। 20वां प्रश्न है, इनमें से किस विद्वान ने वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या 14 मानी है? इनमें से किस विद्वान ने वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या 14 मानी है? तो वो हरदेव बाहरी हैं। बी ऑप्शन सही है।
इनमें से यम गाथा नामक नाटक किस रचनाकार द्वारा रचित है? यम गाथा नामक नाटक किस रचनाकार द्वारा रचित है? यम गाथा दूधनाथ सिंह का है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, कोउ कितेक उपाय करो, कोउ कितेक उपाय करो, कहू आपने पीऊ पराए, पंथ के रचनाकार हैं। कोउ कितेक उपाय करो, कहू आपने पीऊ पराए, पंथ के रचनाकार हैं मतीराम। 23वां प्रश्न है, आह अंतिम रात वह बैठी रही तुम पास मेरे, आह अंतिम रात वह बैठी रही तुम पास मेरे, शीश कंधे पर धरे घन कुंतलों में गात घेरे, छीड़ स्वर में कहा था अब कब मिलोगे। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं? आह अंतिम रात वह बैठी रही तुम पास मेरे, शीश कंधे पर धरे घन कुंतलों में गात घेरे, छीड़ स्वर में कहा था अब कब मिलोगे। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं? तो नरेंद्र शर्मा की ये पंक्तियाँ हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, किस उपन्यास को हिंदी का कायन डायल कहा जाता? यहाँ पर ये उपन्यासकार होना चाहिए। किस उपन्यासकार को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है? गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी। तो हिंदी का कानन डायल कहा जाता है गोपाल राम गहमरी को। ए ऑप्शन सही है। कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। यह कथन किसका है? श्याम नारायण का है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, सींग और नाखून, सींग और नाखून, लोहे के बख्तर कंधों पर, सीने सुराग हड्डी का, आँखों में घास काई की नमी, एक मुर्दा हाथ पांव पर टिका, उल्टी कलम थामे, 3 तसलों में कमर का घाव सड़ चुका है, जोड़ों का भी कड़ा जाल हो चुका पत्थर। उक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं? सींग और नाखून, लोहे के बख्तर कंधों पर, सीने सुराग हड्डी का, आँखों में घास काई की नमी, एक मुर्दा हाथ पांव पर टिका, उल्टी कलम थामे, 3 तसलों में कमर का घाव सड़ चुका है, जोड़ों का भी कड़ा जाल हो चुका पत्थर। उक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं? शमशेर बहादुर, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, नागार्जुन। तो ये पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह की हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ, पुरुष समाज को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं चिड़िया होना चाहती हूँ, पुरुष समाज को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते उसे पिंजरे में रहना स्वीकार हो। यह कथन किस कथाकार द्वारा कहा गया है? जैनेन्द्र जी के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, उसका लंबा डील डाउल है, उसका लंबा डील डाउल है, हट्टी कट्टी काठी चौड़ी, इस खंडहर में बिजली सी उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी। यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? उसका लंबा डील डाउल है, हट्टी कट्टी काठी चौड़ी, इस खंडहर में बिजली सी उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी। यह पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं? निराला, दिनकर, पंत, जयशंकर प्रसाद। तो पंत जी द्वारा ये पंक्तियाँ रचित हैं। सी ऑप्शन सही है। 29वां प्रश्न है, अर्थ विवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर, अर्थ विवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर, लेटी थी वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर, गगन भंग से लहराए मृदुकच अंगों पर, वक्षोजों के खुले घटों पर लसित सत्य कर। यह पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं?
अर्थ विवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर। लेटी थी वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर। गगन भंग से लहराए मृदुकच अंगों पर वक्षोजों के खुले घटों पर लसित सत्य कर। यह पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, रसिया बालम नामक कहानी के लेखक हैं। रसिया बालम नामक कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। 31वां प्रश्न है, इस महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन कविता के रचनाकार हैं। इस महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन कविता के रचनाकार कौन हैं? केदारनाथ सिंह हैं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो हो सकता है आप इस पर नागार्जुन पे चले जाएं। नागार्जुन पर नहीं जाना है, केदारनाथ सिंह की पंक्तियां हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास है। उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास कौन सा है? हरिया हरकुलिस की हैरानी, जो कि मनोहर श्याम जोशी जी का है। हरिया हरकुलिस की हैरानी उत्तर आधुनिक कथा शिल्प पर आधारित है, मनोहर श्याम जोशी का है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है भुवन विक्रम। इनके उपन्यास का सीरियल पूछा जाता है विशेषकर पीजीटी में, तो गवि झाम्र टूम याद रखिएगा। हालांकि खूब बताया जब हमने उपन्यास पढ़ाया। गढ़कुंठार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे और माँ से कोई उपन्यास था, ध्यान नहीं मुझे, और शायद महारानी दुर्गावती है क्या, तो ये सीरियल इनका पूछा जाता है, याद रखिएगा। कचनार भी इन्हीं का है, मृगनयनी भी इन्हीं का है, टूटे कांटे भी है, लेकिन वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास भुवन विक्रम है। 34वां प्रश्न है, भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए, भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुओं को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली में मिलते हैं, फिर देता क्या है? आशीष, आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? ये भी पूछा जा सकता है कि ये पात्र किस उपन्यास से है, तो ध्यान रखना है गोदान से है। भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुओं को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली में मिलते हैं, फिर देता क्या है? आशीष, आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? गोबर, मालती, धनिया, झुनिया, तो ये झुनिया का पात्र है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, निम्न में से एक कृति आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में गणमान्य नहीं है। निम्न में से एक कृति आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में गणमान्य नहीं है। परती पर कथा, बलचन माँ, सागर लहरे और मनुष्य, टेढ़े मेढ़े रास्ते। आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं आता, बाकी परती पर कथा, बलचन माँ, सागर लहरे और मनुष्य तीनों हैं। अगला प्रश्न है, गुड़ प्रत्यक्ष नहीं होता,
गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। उपर्युक्त कथन किस निबंध का है? करुणा, छात्र धर्म, श्रद्धा भक्ति, क्रोध। तो श्रद्धा भक्ति से है। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। उपर्युक्त कथन किस निबंध का है? श्रद्धा भक्ति का है। डिसलॉयल्टी किस नाटक की पात्र है? डिसलॉयल्टी किस नाटक की पात्र है? तो अभी जिससे काफ़ी सारे पात्र लिए गए थे, भारत दुर्दशा। डिसलॉयल्टी अक्सर पूछा जाता है, तो ये भारत दुर्दशा से है। 39वां प्रश्न है, मित्र संवाद जिन दो साहित्यकारों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार का संग्रह है, वे साहित्यकार कौन हैं? मित्र संवाद जिन दो साहित्यकारों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार का संग्रह है, वे साहित्यकार कौन हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। इन रचनाओं का सही कालक्रम है। इन रचनाओं का सही कालक्रम है नहुस, द्रोण पर, हनुमान नाटक, उत्तर प्रियदर्शी। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हनुमान नाटक, द्रोण पर्व, नहुस और उत्तर प्रियदर्शी। 41वां प्रश्न है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। डी ऑप्शन इसका सही है। 42वां प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबलिरास के रचयिता हैं। भरतेश्वर बाहुबलिरास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। याद रखिएगा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का नाम दिया था। आदिकाल पर 500 प्रश्न मैंने कराए हैं। अगर आपने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सभी को डिटेल में पढ़ना है तो आप सिर्फ केवल प्लेलिस्ट में जाकर इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, आपकी समझ इतनी बेहतर हो जाएगी। और उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार आप ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 को पढ़ लीजिएगा। अभी तक केवल आधुनिक काल तक हुआ है, आगे चलकर अब जब शुरू होगा, थोड़ा सा 1-2 दिन और DSSB हो जाए, फिर गद्य विधाओं पर बात होगी। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज पूरी होगी, अब गद्य विधाएं कराई जाएंगी। निबंध से शुरुआत करेंगे ताकि ये जो पोर्शन छूट जाता है और लोगों का यहाँ से प्रश्न पूछे भी कम जाते हैं और गलत भी होते हैं, तो वो चीज़ें ना रहें। तो इसलिए एक बार आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सभी को एक बार अवश्य पढ़ लें। प्लेलिस्ट में जाइए, सारे PIQ और MCQ पढ़े हुए हैं। कोई भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो तीसरी आंख कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ए ऑप्शन सही है। 45वां प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह किसकी उक्ति है? तो कविवर देव की है, बहुत बार आ चुकी है, अब तक तो आपको याद हो गई होगी। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? अरस्तु, इलियट, क्रोचे, रिचर्ड्स। इलियट का है। आपको ऐसे याद करने के लिए बताया भी था कि लास्ट वाले वर्ड से आप
रिलेट कर सकते हैं, सेम सेम है, ता और टा। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बांधा था विधु को इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो यहाँ पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, काव्य का काम कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना है। काव्य का काम कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। शुक्ल जी का कथन है ये, बी ऑप्शन सही है। काव्य का काम कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। 49वां प्रश्न है, अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन है? अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन है? सारेन कीरकेगार्ड हैं, ए ऑप्शन सही है। 50वां प्रश्न है, लॉन्जाइनस ने औदात्य का मूलाधार किसे माना है? लॉन्जाइनस ने औदात्य का मूलाधार किसे माना है? कवि की प्रतिभा को माना है। औदात्य का मूलाधार लॉन्जाइनस ने कवि की प्रतिभा को माना है। 50 प्रश्न साथियों पूरे हुए। कैसे हैं प्रश्न, क्या कैसा है तरीका, बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताएं। आप टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई भी समस्या है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। 51वां प्रश्न है, स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा। स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? तो ये मैत्रेयी पुष्पा जी की है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52वां प्रश्न है, निम्न में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? निम्न में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? राजशेखर ने माना है, डी ऑप्शन सही है। 53वां प्रश्न है, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को कहते हैं? व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को कहते हैं च्युत संस्कृति दोष, ग्राम्यत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, दुष्कमत्व दोष। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को च्युत संस्कृति दोष कहा जाता है, ए ऑप्शन सही है। 54वां प्रश्न है, पाश्चात्य समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक कौन है? कला के लिए के सबसे प्रबल समर्थक डॉक्टर ब्रैडले हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55वां प्रश्न है, निम्न कथनों को संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन और आचार्य दिए गए हैं, आइए देखते हैं। सौंदर्यम अलंकारा वामन, शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, पंडितराज जगन्नाथ, काव्यस्यात्मा ध्वनि आनंदवर्धन। तो यहाँ पर 2, 4, 1, 3 पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 56वां प्रश्न है, पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति नकल न मानकर पुनः सृजन तथा पुनर्निर्माण माना है? पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति यानी नकल न मानकर पुनः सृजन तथा पुनर्निर्माण माना है? तो वह अरस्तु हैं, बी ऑप्शन सही है। 57वां प्रश्न है, क्रोचे के
क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा था? क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया? निम्न में से किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद के लिए जाने जाते हैं रामानुजाचार्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? सूरदास कृत भ्रमर गीत को। 60वां प्रश्न है, प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में क्या अंतर है? प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में क्या अंतर है? प्रगतिवाद है एक विशेष राजनीतिक विचारधारा। प्रगतिवाद क्या है? एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बंधे रहना, तथा प्रगतिशीलता है जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना। और यही अंतर है प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 61वां प्रश्न है, हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं। हिंदी उपन्यास की संरचना के मूल आधार रहे हैं अंग्रेजी उपन्यास। मूल की जब बात हो तो वहाँ पर अंग्रेजी आएंगे, अंग्रेजी से बंगला और बंगला से फिर जब हुआ तो हुआ। 62वां प्रश्न है, मूलतः रंगमंची प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इनमें से सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है। मूलतः रंगमंची प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक कौन सा है? मोहन राकेश का लहरों के राजहंस। अच्छा, रंगमंची प्रयोगों को ध्यान में रखने की बात जयशंकर प्रसाद ने भी कही है कि रंगमंच नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। और ये कथन पूछा भी जाता है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने ये बात कही है, इसीलिए उनका जो है मंचन थोड़ा सा कठिन हो जाता है। हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक है। हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक कौन सा है? कामना है। 64वां प्रश्न है, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामरक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, महादेवी वर्मा जी। 65वां प्रश्न है, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ निम्न में से किनके अनुकरण में? श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ निम्न में से किसके अनुकरण में? चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में। 66वां प्रश्न है, सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करत जो बनत हम खात। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर जो बनत हम खात से बने किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निकलता है? तो नक्षत्र कितने हैं? 27 हैं, 4 वेद हैं, ग्रह कितने हैं? 9 हैं, और 27 4 31 9 40, इनको जोड़कर 40 हुआ, और इसको आधा करेंगे 20, और 20 से क्या निकलता है? 20 निकलता है। यहाँ पर क्लिष्टत्व दोष है, इतना करते करते पंक्तियों का जो रस था वो चला गया, जो बनत सो हम खात। तो यहाँ पर
विष आएगा। 67वां प्रश्न है, रसखान कवि का वास्तविक नाम था। रसखान कवि का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। डी ऑप्शन सही है। 68वां प्रश्न है, कमल दल नैनन की उन्मानी। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मो, मनते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मो, मनते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? रहीम दास की रचना है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आक्षेप है। निम्नलिखित में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आक्षेप है। कटुक्ति, व्यंग, ताना, कटाक्ष। तो एक का अर्थ है कटाक्ष। कटाक्ष का अर्थ क्या है? तिरछी नज़र या आक्षेप। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब, कारण और लिए है। आशय, तात्पर्य, अर्थ, अभिप्राय। तो अर्थ के ये सभी मतलब हैं, धन, मतलब, कारण, लिए। इकहत्तरवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, मुझसे यह काम संभव नहीं। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, किसी आदमी को कानपुर भेज दो। तो यहाँ पर पहला जो विकल्प है वो अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? तद्धित प्रत्यय लगा है। अभी प्रत्यय आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर बताया जाएगा कि जिसके अंत में आलू लग जाए, अलू लग जाए, तो वहाँ पर तद्धित प्रत्यय होता है। और भी कई पहचान होती हैं। तो और ये जैसे अनीय, आकू, ओढ़, ये सभी कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। अनिवार्य संस्कृत में 6 से 7 क्लासें हो चुकी हैं और अभी साहित्यकारों का ही वर्णन हो रहा है। तो अगर आप LT ग्रेड देना चाहते हैं, UP, TGT, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर, कहीं भी आप परीक्षा देंगे जहाँ जहाँ संस्कृत पूछी जाती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, तो आप बिल्कुल हमारे साथ पढ़िए। कोई चीज़ आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपको साथ में नोट्स बनाना है। 73वां प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। सी ऑप्शन सही है। देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची शब्द है विबुध। बी ऑप्शन सही है। 75वां प्रश्न है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग किसका है? घोड़े का है। तुरंग, घोटक, घोड़ा, वाजी है। तो वाजी जो है घोड़े का पर्यायवाची है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जिसने ऋण चुका दिया हो। जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है मृण्मय, उऋण, उत्तीर्ण, भारहीन। तो वो उऋण कहा जाएगा जिसने ऋण चुका दिया है। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। एक स्त्रीलिंग है तो वो कौन सा है? दूध, मक्खन, मट्ठा, छाछ। तो छाछ स्त्रीलिंग शब्द है, मट्ठा पुल्लिंग शब्द है। मट्ठा और छाछ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है और ये चीज़ ध्यान में रखने योग्य है कि मट्ठा पुल्लिंग और छाछ स्त्रीलिंग है। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद कौन सा है? अत्यावश्यक में संधि विच्छेद कौन सा है? अतिधन आवश्यक। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है
दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। वाक्यांश का लिए एक शब्द कौन सा है? सदावर्त। 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। सदैव, कभी कभी, ऋण, ऋत, अनृत, मंद, द्रुत, गत, अनागत, गत, आगत, और यही अशुद्ध है, गत का आगत होगा। अगला प्रश्न है, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है उठना। परिश्रम का विलोम शब्द है। परिश्रम का विलोम शब्द क्या है? विश्राम। अगला प्रश्न है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ। देखिए, मेरठ का नाम इसीलिए दिया जाता है क्योंकि मेरठ की बात होती है और खड़ी बोली वहाँ पर बोली जाती है। तो ध्यान रखना है, इन सब जगह पर खड़ी बोली का आदर्श रूप मिलता है, विशेषता मेरठ में, और यहाँ सब जगह खड़ी बोली बोली जाती है। हिंदी की बा ध्वनि है। हिंदी की बा ध्वनि है तो जो पा वर्ग है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग, ये सभी ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी की बा ध्वनि पा, फा, बा, भा, मा ओष्ठ ध्वनि है। 85 नंबर प्रश्न है, फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है? फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का नाम है? तो वह अंगूर है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का है। कौन सा फारसी है? कबूतर है। 87 है, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक विभिन्न चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता है? तो अवधी भाषा में ने का प्रयोग नहीं होता है। अलग से ऐसा बोला जाता है, ऐसे शब्द होते हैं, उसी में ने समाहित होता है। या ने बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ने का प्रयोग नहीं होता है। 88 नंबर प्रश्न, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग के बोली नहीं है। यह बोली पूर्वी हिंदी की वर्ग की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन से आते हैं? छावब, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। बुंदेली नहीं आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है, कब्र काबू में। 89 है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कब्र काबू, देखिए का, ब्रा और काबू में जो है खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, ये जो है पूर्वी बोली का शब्द है। पूर्वी बोली के अंतर्गत है छत्तीसगढ़ी भाषा। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? संवृत का क्या अर्थ है? मुंह कम से कम खुलेगा या बंद रहेगा। तो छोटी ई में संवृत है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत्योष्ठ है? कौन सी दंतोष्ठ है? तो धा, फा, मा, वा। दंत और ओष्ठ दोनों का बराबर प्रयोग होता है। 92 है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो ऋटुर, साम, मूर्धा, ये तालु से, ओष्ठ से, पावर्ग, तावर्ग जो है दंत से उच्चरित होने वाला है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है। कौन सा विदेशी भाषा का नहीं है? देखते हैं। औरत, कमीज, गमला, बूंद। औरत, कमीज, गमला, बूंद। औरत अरबी भाषा का शब्द है, कमीज फारसी है, ये अरबी,
ये फारसी, गमला जो है पुर्तगाली, बूंद जो है विदेशी भाषा का नहीं है, देशज शब्द है बूंद। 94 है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास किससे माना गया है? अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है? लालटेन, रेल, इंच, कूपन। तो कूपन फ्रेंच भाषा का शब्द है, बाकी सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो थोड़ा सा तोड़ मोड़ के या एज इट इज प्रयोग कर लिए गए हैं। जैसे लालटर्न होता है, लालटर्न का लालटेन बना दिया गया। रेल का रेल है, इंच इंच है। कूपन फ्रेंच भाषा का शब्द है। 96 है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? औरस, दिंगत, पाश, पावस। पावस शब्द तद्भव है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 है, काव्यम ग्राहम अलंकारात किसका कथन है? अलंकारों के प्रयोग से काव्य ग्रहण करने योग्य हो जाता है। ये मानना है, कहना है वामन जी का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम निम्नलिखित में से किसका काव्य लक्षण है? ये पंडित राज जगन्नाथ की पंक्ति है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र हैं। बी ऑप्शन सही है। 100वां प्रश्न है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम किसका कथन है? भामा का है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस का। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव का है? विभत्स का। ये बहुत ही छोटे प्रश्न हैं देखने में, और हैं भी, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े हैं, लेकिन जैसे DSSB है तो उसमें क्या है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि मानक पूरा हो सके और सिलेबस भी कंप्लीट किया जा सके, और यही प्रश्न कहीं ना कहीं निर्णायक हो जाते हैं हमारे चयन में। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? भामा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? तो पहाड़ को क्या बना दिया गया है? मंच बना दिया गया है। रघुवर को क्या बना दिया गया है? बाल पतंग, यानी सूर्य, जो सूर्योदय के प्रातःकालीन सूर्य होता है उसको बाल पतंग कहा जाता है बालक के रूप में। तो यहाँ पर रूप का आरोप किया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन संकलंक सिय सिय मुख। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंग। सिय के मुख, सीता जी के मुख के समानता कोई नहीं है। चंद्रमा तो बेचारा क्या है, कंगाल है, गरीब है। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाए तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं। मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? अभिधा शक्ति कहते हैं, जहाँ पर मुख्य अर्थ का बोध होता है। अभिधा लक्षणा व्यंजना में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप काव्य शास्त्र पर मैंने 500 प्रश्न अब तक करा दिए हैं। दूसरे प्रश्न पत्र को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी वहीं पे। अगला प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं।
आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 107वां प्रश्न है, रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद किसके मंतव्य पर आधारित है? रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद किसके मंतव्य पर आधारित है? अनुमितिवाद की बात आए तो शंकुक। आप ऐसे याद रखें कि अगर हमें किसी पर शंका हो जाएगी कि ये आदमी सही नहीं है तो हम उसे अनुमति नहीं देंगे। आप ऐसे याद रखें ताकि प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो। निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। वीर सिंह देवचरित। वीर सिंह देवचरित ये केशवदास की रचना है। कविकुल कंठाभरण। कविकुल कंठाभरण ये दूल्हा की रचना है। व्रत कौमुदी। व्रत कौमुदी किसकी है? मतीराम की है। रस प्रबोध रसलीन की है। रस प्रबोध रसलीन की है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे प्रश्न होने की वजह से दिक्कत है, तो आप इसको ऐसे मैच करिएगा। 4, 3, 2, 1 इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने केशवदास को भाषा का मिल्टन की संज्ञा दी है? किस विद्वान ने केशवदास को भाषा का मिल्टन की संज्ञा दी है? मिश्र बंधुओं ने दी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ वर वधु विनोद का विषय क्या है? कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ वर वधु विनोद का विषय है छंद, अलंकार, नायिका भेद, काव्य गुण और रीति। तो वर वधु विनोद का क्या है विषय? नायिका भेद है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमेलित करना है। रचना और रचनाकार दिए गए हैं। आइए देखते हैं। पाणिनि चरित किसकी रचना है? मुबारक की है। सुजान चरित सूदन की है। काव्य प्रकाश चिंतामणि की है। छत्र प्रकाश लाल कवि की है। तो 3, 4, 1 और 2 सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2। 112वां प्रश्न है, केशवदास कृत रसिक प्रिया। केशवदास कृत रसिक प्रिया जो कि 1591 में आई थी का आधार ग्रंथ है। केशवदास कृत रसिक प्रिया 1591 का आधार ग्रंथ क्या है? श्रृंगार तिलक है जो कि रुद्रभट्ट की है। रसिक प्रिया इन्होंने इसी के आधार पर लिखी थी। अगला प्रश्न है, भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि है। भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि है। इस कथन के लेखक कौन है? विश्वनाथ मिश्र हैं। भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि है। सीता को प्रधानता देकर ग्रंथ सीतायन के रचयिता हैं। सीता को प्रधानता देकर किसको प्रधानता दी गई है? सीता को। और सीतायन के रचयिता कौन है? रामप्रिया शरणदास हैं। सी ऑप्शन सही है। 115वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो पहले 14 भाषाएं थी, फिर संविधान संशोधन हुए और अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ध्यान रहे, जब प्रारंभ में पूछा जाए तो आपको 22 कभी नहीं लगाना है, 14 लगाना है, क्योंकि संविधान में 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। संविधान संशोधन के माध्यम से
22 भाषाएं अब हो गई हैं। निम्नलिखित में से अवधि का अन्य नाम नहीं है। अवधि का अन्य नाम नहीं है। पूर्णी, कोसली, बैसवाड़ी, कौरवी। कौरवी खड़ी बोली का अन्य नाम है, ना कि अवधि का। निराला किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? निराला किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? तो स्वामी विवेकानंद को मानते थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 118वां प्रश्न है, निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है। सी ऑप्शन सही है। यशपाल की आत्मकथा। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन कितने भागों में प्रकाशित हुई? 3 भागों में प्रकाशित हुई। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से प्रस्थान त्रयी का भाष्य किसने किया है? निम्नलिखित में से प्रस्थान त्रयी का भाष्य किसने किया है? शंकराचार्य ने किया है। सी ऑप्शन सही है। 121वां प्रश्न है, जिन जीवों पर ईश्वर विशेष कृपा करता है, जिनको अपनी शरण में लेता है, जिन जीवों पर ईश्वर विशेष कृपा करता है, जिनको अपनी शरण में लेता है और जो ईश्वर से अनन्य प्रेम करते हैं, वे कैसे जीव कहलाते हैं? वे पुष्टि जीव कहलाते हैं। जैसे वर्तमान में प्रेमानंद महाराज का आप उदाहरण ले सकते हैं। दोनों गुर्दे खराब हैं और बढ़िया जी रहे हैं 20 साल से। ईश्वर की कृपा ही तो है, और क्या है। निम्नलिखित संप्रदायों और उन पर पड़ने वाले दर्शनों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित संप्रदायों और उन पर पड़ने वाले दर्शनों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? श्री संप्रदाय, विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय अद्वैतवाद, सनकादिक संप्रदाय द्वैताद्वैतवाद। तो यहाँ पर संप्रदाय और दर्शन का ये मैच सही नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केशव कही न जाई का कहिए। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहिए। इन पंक्तियों में क्या है? यहाँ पर अद्भुत रस है। केशव कही न जाई का कहिए यानी अद्भुत रस है। देखत तव रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहिए। अगला प्रश्न है, बरसे मघा झकोरी झकोरी। बरसे मघा झकोरी झकोर, मोर दुई नैन चुवे जस ओरी। इस अर्धाली में ओरी शब्द का अर्थ क्या है? अरे ओ सखीरी, मेरी आंसुओं को देखो, जिसका और छोर न हो, ऐसी लगातार बारिश, ओरा जाना, समाप्त हो जाना। ओरी का अर्थ पूछा गया है छाजन से गिरने वाली पानी की धार। बरसे मेघा मघा झकोरी झकोरी, तो छाजन से गिरने वाली पानी की धार। डी ऑप्शन सही है। अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने की है? 125वां प्रश्न है, अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा विट्ठलनाथ जी ने की है। सर्वप्रथम की जब बात हो तो ए ऑप्शन सही है। 125 प्रश्न पूरे हो गए हैं और कल 27वां पेपर या अनिवार्य संस्कृत पर आधारित अगली क्लास कराई जाएगी। जैसा आप लोगों का मत हो बता दीजिएगा। 2 मिनट रुक जाइए, कुछ बातें हैं। जो साथी अनिवार्य संस्कृत पढ़ रहे हैं अच्छे से नोट्स बनाते रहें और बिल्कुल रेगुलरिटी रखिए। ऐसे ही परीक्षाएं आएंगी और आके निकल जाएंगी। अगर आप रेगुलर तैयारी नहीं करते हैं तो आपके हाथ से भर्ती निकल सकती है। तो इसलिए रेगुलरिटी बना के रखिए और लगातार यहाँ से हम आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। और थोड़ा सा ये प्रश्न हो जाए तो क्वालिटी अपग्रेड करेंगे और
हो सकता है कि लाइव सेशन होने लगे, क्योंकि बेहतरीन टाइपिस्ट नहीं मिल रहा है जो स्लाइड बना सके। स्लाइड बनना शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद आपको लाइव सेशन कराया जाए। और कोई भी दिक्कत है तो आप हमको टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए आए हैं। इससे बेहतरीन मटेरियल आपको नहीं मिलेगा अगर आप टीजीटी पीजीटी में निश्चित सफलता पाना चाहते हैं। और एक चीज़ की गारंटी ये भी है कि आपको 90% से अधिक प्रश्न आपको हमारी प्रश्नावली से ही मिल जाएंगे। पिछले हुए प्रश्न पत्रों को आप देख सकते हैं, या आने वाले कल डीएसएसबी का पेपर है उसको अगर जो साथी देने जाएं तो बिल्कुल अपना विचार प्रस्तुत ज़रूर करें, लौट कर आएँ। उम्मीद है पेपर जो है आपको हमारी प्रश्नावलियों से ही मिलेगा। और आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोई दिक्कत है तो आप हमें सीधे मैसेज कर सकते हैं।